प्रिय विद्यार्थियों, भुवनेश्वर प्रसाद कृत ऊसर एकांकी आज का अध्ययन विषय है। ऊसर से आप अभिप्राय या तात्पर्य जानते होंगे। ऊसर का अर्थ होता है जिस जमीन पर कुछ भी उगाया ना जा सके, यानी बंजर। परंतु यहाँ पर भुवनेश्वर प्रसाद ने ऊसर एकांकी के माध्यम से एक मध्यम वर्गीय परिवार और उसके भीतर की चेतना को प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ पर वो व्यंग करते हैं और इस एकांकी में दिखाते हैं कि आज के जीवन में पर्दे के पीछे क्या क्या व्यापार चल रहा है। गांधीवाद और समाजवाद यहाँ केवल फैशन के रूप में विचार चर्चा का केंद्र रह गया है। और भी गहराई से देखें तो हमारे आदर्शवाद, त्याग और तपस्या के पीछे कितनी प्रवंचना है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव कितनी पोली है। इतना ही नहीं, हमारे समाज में आदर्श और सच्चाई के नाम पर जो भी जघन्य कार्य चलते हैं, उन सब का कच्चा चिट्ठा इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का आरंभ भी जीवन चेष्टा के नकलीपन को उजागर करता है। एकांकी के पात्रों की संदर्भहीन बातें, खोखली गंभीरता को प्रदर्शित होते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव पोली होती जा रही है और समाज में आदर्श और सच्चाई कहीं दिखती नहीं है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊसर बंजर जहाँ विचार की धरती पर कुछ भी विशेष नहीं है। यानी जिस प्रकार बंजर जमीन पर कुछ उगाया नहीं जा सकता, वैसे ही यहाँ पर विचार के सत्यता या विचार के पीछे जो मूल कारण है वो कोई आधार लिए हुए नहीं है। वह खोखला है, कलुषित है, दिखावटी है। इसी खोखलेपन और प्रसंगहीनता और दिखावा को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। प्रकारांतर से यह एकांकी मध्यम वर्गीय चेतना पर सफल व्यंग करती है। मनोविश्लेषणात्मक शैली का निर्वाह एकांकी के सफल चरित्र चित्रण का उपादान बन पाया है।
एकांकी की भाषा पात्रानुकूल और अभिव्यक्ति सक्षम है। कथोपकथन यानी संवाद, जो पात्रों के मध्य में वार्तालाप होता है उसे संवाद कहा जाता है या कथोपकथन कहा जाता है। कहीं कहीं बड़े होने पर भी स्वाभाविक गतिमयता एवं रोचकता के लिए प्रशस्त है। शैली प्रभावोत्पादकता और व्यंग्यात्मक है, जिससे एकांकी में एक नया रस आ गया है। पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने पात्रानुकूल भाषा और उचित शब्दावली का प्रयोग किया है, जो कि सराहनीय है, जिससे कि पात्र की स्थिति का पता लग जाता है। इसी एकांकी का एक उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे समाजवाद की पोल या कलई खुलती दिख जाती है। एक पात्र है गृहस्वामी, जो मुख्य पात्र है। वो कहता है कि लखनऊ में जब हम हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ तो हम लोग आगा तुराब के हाथे के पास के एक बंगले में रहते थे। हम वहाँ 3 हिंदू थे और 3-4 घर मुसलमानों के थे। खैर, हम लोग सब मिलकर उन मुसलमानों के पास गए कि या तो वे लोग हाथा छोड़कर मुसलमानों की बस्ती में चले जाएं या हम लोग हिंदुओं की। जब वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वे लोग खुद हमसे डरे हुए हैं और लाठियाँ लिए अपना सामान और बीवी बच्चे लिए जा रहे हैं। हाँ, उसी तरह यूरोप में सब एक दूसरे से। यहाँ पर भुवनेश्वर प्रसाद ने जो गांधीवाद की एक प्रवृत्ति थी, अहिंसा, भाईचारा, उसको दिखाया है और किस प्रकार गांधीवाद की धज्जियां उड़ रही हैं। एक वर्ग दूसरे वर्ग से कितना सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है, परंतु दूसरा वर्ग उस डरे हुए वर्ग को सांत्वना नहीं देता है, बल्कि उसे वहाँ से छोड़कर अपने बाहुल्य में चले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जो समाजवाद है, जो आदमी और आदमी में भेद नहीं करता है, सबको सामरस्य से जीना सिखाता है, उसकी भी यहाँ पोल खुलती दिखाई गई है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान 2 वर्ग हैं। दोनों वर्गों के कुछ ही घर उस अहाते में रहते हैं, परंतु एक वर्ग दूसरे वर्ग को देखकर सुकून महसूस नहीं करता। अतः वो चाहता है कि अगर हिंदू है तो वो चाहता है कि मुसलमान चला जाए और मुसलमान चाहता है कि हिंदू चला जाए। परंतु वहाँ हिंदू बाहुल्य होने के कारण मुस्लिम वर्ग के घरों ने यह निर्णय लिया कि यहाँ से अपनी आबादी यानी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाना ही हमारा उचित होगा, और वही यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार यहाँ भुवनेश्वर प्रसाद ने भारतीय जन समाज की जो स्थिति है उसको बेपर्दा कर दिया है। और यहाँ पर जो विचारों की खेती करना चाहते हैं, यानी गांधीवादी जो विचार हैं वो
पूर्णतया जड़ नहीं जमा पाए। उनके अंदर ही दूसरी चीजें धीरे धीरे अपना अस्तित्व मुखर कर रही हैं। यही चीजें भुवनेश्वर प्रसाद ने अपनी एकांकी में व्याख्यायित की हैं, वर्णित की हैं, विश्लेषित की हैं कि एक युवक है वो क्या सोचता है, स्त्री है वो क्या सोचती है, ट्यूटर है वो क्या सोचता है, लड़की है वो क्या सोचती है, गृहस्वामी है वो क्या सोचता है। सबके विचारों के माध्यम से भुवनेश्वर ने मध्यम वर्ग की स्थिति का आकलन बखूबी कर दिया है और किस प्रकार वो अपने को आदर्शवादी दिखाने के लिए झूठ का लबादा ओढ़े रहते। यही इस एकांकी का मूल सारांश है, निष्कर्ष है। धन्यवाद।